इलाज से पहले सही जांच जरूरी है और जब बात हो भरोसे की तो नाम आता है शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी का। डॉक्टर अनुजा पाटिल MD पैथोलॉजी की देखरेख में संचालित यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की गई सटीक जांच। एक ही छत के नीचे भरोसे का नाम शिफा लैब। हमारी मेन लैब है मिर्जा गालिब रोड मालेगांव में। साथ ही ब्लड कलेक्शन सेंटर्स पूरे शहर में उपलब्ध हैं। हुडको कॉलोनी मेन रोड मालेगांव, कुसुम्बा रोड इकबाल दाबी मालेगांव, बेलबाग इम्तियाज हाजी की ऑफिस मालेगांव, मोहम्मद अली रोड नंदी कंपाउंड मालेगांव, कई प्रमुख जगहों पर। स्पेशल सुविधाएं भी हैं हमारी खास पहचान। लेडीज स्टाफ उपलब्ध ताकि महिलाएं रहें पूरी तरह से सहज। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट्स भेजने की सुविधा। शहर का सबसे तेज टेस्ट रिजल्ट, एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी, और हाँ, घर बैठे जांच की सुविधा। सैंपल कलेक्शन बिल्कुल मुफ्त। लैब खुली रहती है सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक, रविवार को भी। तो अब ना टेंशन ना वेटिंग, बस भरोसा शिफा लैब पर। हमारे यहाँ स्पेशल टेस्ट, सुपर स्पेशलिटी टेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अभी कॉल करें 9960497960 पर या तेरा उस शेर से कि इसी मेहराब से एक रास्ता सदरंग निकलेगा। सफर जब खत्म होगा हर मुसाफिर दंग निकलेगा। मुझे अपनी इसी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही खुश रंग निकलेगा। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें आसिफ शेख रशीद साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस मंच पे तशरीफ फरमा तमामी जिम्मेदारान, वक्त 20 मिनट बचा हुआ है 10 बजने में, इसके लिए मैं नाम नहीं लेता हूं, माजरत चाहता हूं तमामी लोगों से। तमामी जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा अहमदनगर, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव से आए हुए, अलग अलग ताल्लुका, अलग अलग देहात, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए तमाम ही हमारे मेहमान और तमाम ही मेरे मीडिया के साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आज की कॉन्फ्रेंस में 4 बजे से मुसलसल जो हमारे स्पीकर है अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग मसाइल के ऊपर अपना वक्त दिया, आपको मुकम्मल मालूमात दी और अपना वक्त निकालकर पूना, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, अहमदनगर, तमामी अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम ही मेरे सामने मौजूद जो 5 जिले से आप लोग आए, अपना वक्त, अपना माल लगाकर आप लोग यहाँ पर आए और मुसलसल 6 घंटे से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, अहलियान मालेगांव शहर की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही हमारे अराकीन जो तकरीबन 1.5 महीने से इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, जद्दोजहद की और दावतनामा लेकर अलग अलग जिले में गए, अलग अलग ताल्लुके में गए, अलग अलग देहात में गए और मेहनत की, मैं उन तमाम ही साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, तमाम ही मुकर्रिर हजरात ने आपको मुकम्मल और तफसील बात आपके सामने रखी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग, हमको नहीं लगता था
मुझको 5 बजे तक भी नहीं लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। आप लोग इतने बेदार हो गए, लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोग जो बेदार हुए हैं, आपको वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, काला कानून आया है, आप उसको समझ चुके हैं, इसलिए आप बेदार हैं, आपको फिक्र है। और आज हम यहां पर सर जड़कर बैठे, आप लोगों को मालूमात दी गई, आप लोग यहां से मालूमात लेकर जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। हमारे कई साथियों ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये आज कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा। मैं हम तमाम ही जिम्मेदारान को भी यकीन दिलाता हूं, आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूं कि यहां से जाने के बाद, चाहे वो 5 जिले के हो आप लोग, या महाराष्ट्र के जिन लोगों के मस्जिद के मसाइल हो, मदरसे का मसला हो, दरगाह का हो, खानका का हो, कब्रस्तान का हो, ईदगाह का हो, या वक्फ की हमारी प्रॉपर्टी का मसला हो, अगर आपको लगता है कि हमारी मदद लेना है, तो आप आधी रात को हम लोगों को याद करो। हम आपके साना बसाना आपके मसाइल हल करने के लिए आपके गांव तक, आपके शहर तक इंशाअल्लाह जरूर आएंगे, ये यकीन हम लोग आप दिलाते हैं। मुझे पता है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जब आप लोग जाते हैं, सब थक चुके हैं। कई यहां पर बैठे कई साथी होंगे, सिर्फ वहां जाना है, तारीख लेना है, आना है, कोई काम वहां पर नहीं होता। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम लोग सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, और आप लोगों जो काम आप नहीं ले सकते हो, वो काम हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ये बात आप नोट कर लो। जरूरत पड़ने भी तो हमारा काम अगर अंदर के ऑफिस में नहीं हुआ तो हम गेट पे बैठ जाने वाले लोग हैं, हम तो ऐसे लोग। तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोग जो भी काम लाएंगे, हम आपके साथ आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग ये लड़ाई को आगे तक इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे आप लोगों के लिए, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं। आज मुझको ये मंच मिला, मुझे कुछ चंद बातें बोलना है। आज मैं यहां कोई सियासी हैसियत से नहीं खड़ा हुआ हूं, यहां अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मैं एक एमएलए रह चुका हूं 5 साल, मेरा अपना तजुर्बा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 2014 से 2019 तक मैं एमएलए था। उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी, और उस वक्त भी मुसलमानों के मसाइल असेंबली के अंदर उठाने का काम मैंने किया। यह महाराष्ट्र जानता है, मेरा शहर जानता है। और उस वक्त की मैं बात बोल रहा हूं कि वक्फ के ताल्लुक से मैंने असेंबली के अंदर सवाल रिकॉर्ड पर मौजूद है। उस वक्त एकनाथ खड़से साहब माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, बीजेपी की हुकूमत थी। कोई भी मुस्लिम एमएलए, कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर उस सरकार में नहीं था। उस वक्त मैंने सवाल किया कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एकड़ है। जवाब आया था, और एकनाथ खड़से साहब ने असेंबली हाउस के अंदर खड़े रहकर कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन अंदाज 1 लाख एकड़ मुसलमानों की है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। ये जवाब माइनॉरिटी मिनिस्टर का उस वक्त था। दूसरा सवाल मेरा था कि अतिक्रमण कितने पे हुआ है। तो दूसरा सवाल का जवाब यह था
कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर अतिक्रमण है इस महाराष्ट्र के अंदर। ये रिकॉर्ड की मैं बात बोल रहा हूं, जो महाराष्ट्र के असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसके बाद हमने बहस हुई, हमने कहा ये अतिक्रमण कब निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम एक वक्फ बोर्ड को फंड देंगे, अधिकारी देंगे, अतिक्रमण निकालेंगे। बातें तो बहुत होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उस पर अमल नहीं होता। माफ करना, मैं कुछ बातें बोलूंगा, हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है। ये पिछले 5 साल जो हुकूमत थी, अलग अलग पार्टियों ने हुकूमतें की, मैंने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर माहिती अधिकार लगाया, मैंने खुद। और बाबा सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी आदमी लगाकर लगाया। हमारी बातचीत हुई मुंबई में और हमने सवाल पूछा, माहिती अधिकार लगाया कि इन 5 सालों के अंदर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने कितने ठहराव मंजूर किए, कितनी तजवीज मंजूर किए, कितनी जमीनें छोड़ी है और कितनी जमीनें नहीं छोड़ी है। आज तक कोई जवाब नहीं आया, आज तक माहिती अधिकार का जवाब नहीं आता। लेकिन मुंबई के एक बड़े उद्योगपति को, मशहूर उद्योगपति को जमीन छोड़ दी जाती है, ऐसी तजवीज पास कर दी जाती है। सवाल यह है, कायदा तो अभी बना, मरकजी हुकूमत ने कानून तो अभी बनाई, लेकिन उस वक्त वक्फ बोर्ड था, कायदा नहीं बना था। मिनिस्टर मुसलमान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुसलमान, वक्फ बोर्ड सीओ मुसलमान, वक्फ बोर्ड के तमाम ही मेंबरान मुसलमान, एमपी भी मुसलमान मेंबरान रहते हैं, एमएलए भी रहते हैं और अलग अलग कैटेगरी के भी, कोई हिंदू नहीं। फिर क्या वजह है कि उस वक्त भी एक पति को करोड़ों की जमीन छोड़ दी गई मुसलमानों की, और ना जाने महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कितनी जमीनें तजवीज पास करके छोड़ दी गई। कोई सवाल करने वाला नहीं है, और अगर कोई सवाल करता भी है, मालूमात मांगता भी है, तो उसको जवाब नहीं मिलता। मैं आज कुछ देर के लिए, मैं सियासी नहीं हूं, बहैसियत एक मुसलमान, आप भी सोचिए कि हर पार्टी उस वक्त की बॉडी में, महाराष्ट्र की ऐसी कोई भी पार्टी बची हुई नहीं थी जिनका वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं था, ऐसा नहीं था। हर पार्टी के मेंबर, हर पार्टी के चेयरमैन, अपोजिशन का भी और रोलिंग का भी, एक हम्माम में सब नंगे थे। उसके बावजूद भी तजवीज पास हो जाती और मुसलमानों को धोखा मिलता। और ठीक है, स्टेज लगते तो अलग अलग बातें होती, दुआई दी जाती मुसलमानों की, एक अलग बात है, लेकिन मुसलमानों को धोखे में रखा जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको धोखे में नहीं आना है। अब तो कायदा बदल गया, कायदा बदल गया। आज हम यहां सर जोड़कर बैठे किसने लिए? इसीलिए कि मरकजी हुकूमत ने नया कानून बना दी वक्फ बोर्ड का, इसीलिए बैठे ना। अब हमको, अगर हम बेदार नहीं हुए, मैं एक साफ तौर पर बोलना चाहूंगा, हो सकता थोड़ी कड़वी हो, एक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए कई दिन की तहरीक थी,
कई दिन की तहरीक थी। एक बाबरी मस्जिद के ऊपर कई बरसों तक सियासत की गई, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया, लेकिन फिरका परस्त तंजीमों ने, फिरका परस्त पार्टियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आज हमको गम है, आज भी गम है, आज भी दुख है। ये कायदा जो आया है, ये कानून जो आया वक्फ बोर्ड का, कुछ बातें मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता हूं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको बताया गया, वो बात को आपको नोट करना है, नोट। मैं बार बार बोलता हूं कि हम सियासी भी है, वर्कर है, समाजी कार्यकर्ता है, हमको समझता है कि कॉरपोरेशन में क्या चलता है, कैसे मंजूरी ली जाती है। आज मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि यहां बैठे हुए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मुल्कों के अंदर हम लोग पेपर के अंदर बहुत कमजोर है। मैं ढके छुपे अंदाज में बोल रहा हूं। पेपर हमको तैयार करना है, उसके लिए मेहनत करना है। अगर हम मस्जिद के ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, अगर हम मदरसे के ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, या मजहबी मुकामात के हम ट्रस्ट बनकर बैठे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि अपना वक्त निकालकर पेपर जमा करिए। कानून के दायरे में आना पड़ेगा, पेपर मजबूत करना पड़ेगा, और इसीलिए आज की कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। अगर आप वक्त नहीं दे सकते, माफी के साथ बोलता हूं, तो किसी नौजवानों को आगे लाइए, उनको ट्रस्ट बनाइए और उनको बोलिए कि आप आगे आकर लड़िए, वक्त दीजिए। जब जाकर ये मसला हल होगा, जब जाकर ये मसला हल होगा। और नहीं तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए, हिसाब होगा, हमको भी हिसाब देना है। अल्लाह ना करे कि बिल्डोजर की सियासत, मौलाना उमरान साहब ने कहा कि यूपी में क्या हुआ, इस महाराष्ट्र के अंदर आ जाए। आज बेदार होने की जरूरत है। यहां से जाने के बाद मीटिंगें लीजिए आप मस्जिद में, मीटिंग लेने के बाद अपने पेपर निकालिए, कहां हम कमजोर है, कहां हमारी जरूरत लग रही, कहां ये हमारे मंच पे बैठे हुए सब माहिर है, इनसे फोन करिए, राब्ता करिए, मालूमात लीजिए। हम वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह के वास्ते हम लोगों को खुशफहमी में नहीं रहना है। हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जब जाकर हमारी मस्जिदें बचेगी, हमारा मदरसा बचेगा, हमारी खानकाहें बचेगी, हमारी दरगाहें बचेगी, ईदगाह और कब्रस्तान बचेगी, और हमारी प्रॉपर्टी बचेगी। जाने दो, बड़ी 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन खुली होगी तो ठीक है, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज हमको ये लड़ाई जरूरी है। आज हमको रोका जाएगा, हर तरीके से रोका जाएगा, बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा बोर्ड हमारे साथ है, मुल्क में अलग अलग दीनी तंजीमें हमारी सरपरस्ती कर रही है। हम तो छोटे से गांव के वर्कर है, जो आज हमने सोचा कि आप लोगों को जोड़े और आप लोगों को सलाह मशवरा करे और कोई रास्ता हम निकाले। सरपरस्त तो बैठे हमारी सरपरस्ती करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर आप अमल करें। यह वक्फ बोर्ड की बात हुई। उसके बाद आपके शहर के अंदर फसादात हो, आपके शहर के अंदर लाउड स्पीकर अजान का मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, लोकल बॉडीज के कैसे परमिशन हासिल करना, टाउन प्लानिंग के कैसे परमिशन हासिल करना। यह बात बिल्कुल सच है जो हमारे आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि अगर आप मस्जिद के नाम की फाइल अगर दाखिल करोगे कि हमको बाहनकाम परमिशन मस्जिद बनाने के लिए दो, तो वो नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाली। 2004 के बाद, 4 से लेकर 14 तक एक जीआर निकला होम डिपार्टमेंट ने, मस्जिद, मदरसा, ईदगाह या अलग अलग धार्मिक स्थल, अलग अलग समाज के लोगों का
अगर परमिशन उस नाम से मस्जिद मंदिर के नाम से चाहिए तो हुकूमत महाराष्ट्र गृह डिपार्टमेंट की मंजूरी जरूरी है, और उसकी प्रोसीजर इतनी हार्ड है कि गली से लेकर मुंबई तक फाइल दौड़ाना है। कलेक्टर वाया विभागीय आयुक्त तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, और वो मंजूरी देंगे तो ही नगर पालिका रिटर्न प्रपोजल आएगा, और रिटर्न उसके बाद ही मंजूरी मिलेगी। तो अब बताइए, आप खुद सोचिए कि नहीं मिल पाएगा तो इसके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती, वो भी हम लोगों को सोचना है, समझना है। और आपके शहर के जो भी मसाइल है उसके लिए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को जब भी आप आवाज देंगे, हम सियासत से ऊपर उठकर आप लोगों के काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों और साथियों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्द भूल जाते हैं। क्या हुआ 2014 के बाद से, क्या क्या हुआ इस देश के अंदर, ये आप लोग समझ लीजिए। ट्रिपल तलाक का बिल आया, ट्रिपल तलाक का बिल आया, कानून लागू हो गया। उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तहरीक चलाई, सुप्रीम कोर्ट गए, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पर ट्रिपल तलाक का कानून लागू हो गया। यह काला कानून बना, हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की गई, इंटरफेयर किया गया। उसके बाद एनआरसी आया, CAA आया, उसके बाद भी हम लोग रास्ते पर कई शाहीन बाग बने, मुल्क में अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर एनआरसी की भी तहरीक चली। उसके बाद एनआरसी लागू हो गया। उसके बाद ही हम लोगों ने घबराकर, जज्बात में, सियासी लोगों से कांटेक्ट नहीं करते हुए, एजेंट मार्फत पूरे मुल्क के अंदर, या मालेगांव हो, जन्म दाखला जरूरी है, जन्म दाखला जरूरी है, बनाना शुरू कर दिया। एजेंट के भरोसे आज सजा हम भुगत रहे। यह काला कानून बना। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, ये काला कानून बना। सामान्य नागरिक कायदा आया, उसका ड्रॉप वगैरह तैयार हुआ, बाद में कुछ पेंडिंग चल रहा है। वक्त वक्त के ऊपर धमकियां मिलती है हमको केंद्र सरकार से कि हर हाल में लागू करेंगे, यह कायदा आया, आ जाएगा। और मैं आज ये तमाम ही जिम्मेदारान की मौजूदगी में, इस मीडिया की मौजूदगी में आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं। हमने हर काले कानून से लड़ा और लड़ते रहेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर भारत सरकार अगर जनगणना करा रही है, भारत सरकार ये साल से जनगणना शुरू कर रही है और जातीय न्याय जनगणना कर रही है। मेरी बात नोट करके जाओ, 5 जिले के लोग हैं इसलिए मौका मिला बोल रहा हूं। जातीय न्याय जनगणना करेगी, यानी जो जनगणना अब इस देश के अंदर होगी उसके अंदर एक कॉलम यह भी होगा अपना जात का, अपना मजहब का, यह भी होगा। अब हो सकता है वो जातीय न्याय जनगणना जब होगी तो कौन लोग करते हैं, कौन अपने घर तक आते हैं, या ग्राम पंचायत के लोग आएंगे, या जिला परिषद के लोग आएंगे, या स्कूल के टीचर आएंगे, या गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे, या कोई एजेंसी के लोग आएंगे। आमतौर पर हमको समझता नहीं
आमतौर पर समझता नहीं कि फॉर्म कैसे भरना। वो आएगा, बैठेगा, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जात क्या है, सब पूछेगा। आमतौर पर कम पढ़े लिखे लोग 4 का नाम बताएंगे, 2 का नहीं, 1 का नाम बताएंगे, 4 का नहीं, मालूमात कम देंगे। डाटा जब चला जाएगा और हो सकता है उसके बाद ये नया फितना लाए और उसके बाद फिर एनआरसी लागू करे। इसके लिए आज से बेदार होने की जरूरत है। जब वो जातीय न्याय जनगणना आएगी तो एक बेदारी मुहिम चलाना है, नौजवानों की फौज खड़ा करना है गांव गांव में, देहात देहात के अंदर, शहर शहर के अंदर, और हमारे मुसलमानों की मदद करना पड़ेगी, मदद। और उसके बाद अगर हमने 100% इसके अंदर कामयाबी हासिल कर लिए, मैं मौलाना उमरान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और अलग अलग दीनी तंजीमें की भी जिम्मेदारान है, वो अपने अपने प्लेटफार्म से पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक अभी से चलाए। और एक टाइम इस देश के अंदर अब ये बात हो ही जाए कि कौन से धर्म के कितने लोग हैं। कम से कम हमको 2 नंबर का शायरी बंद तो कर देंगे बोलना। कम से कम इतना तो होगा, जो 2 नंबर का शायरी हमको साबित करने की कोशिश आज की सरकारें करती है, कम से कम वो बंद हो जाएगा और कौन कितने करोड़ है इस देश के अंदर ये साबित हो जाएगा। और हमारी भी आंख खुल जाएंगी, हमारी भी सियासी बेदारी आ जाएंगे। हम ये फैसले कर सकते हैं सियासी कि कौन सी हुकूमत को बैठाना है और कौन सी हुकूमत को गिराना है, ये फैसला हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर शेख आसिफ यहां भाषण करके अगर आपको मशवरा दे रहा है तो ऐसा चलेगा नहीं। शेख आसिफ को भी इसकी शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगी और खुद निकलना पड़ेगा जब ये काम होगा। इसकी तैयारी आप आइंदा रखो, ये तैयारी आप लोगों को रखना पड़ेगा। जब जाकर हम हमारी कौम को हम बेदार कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। और हम तो मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, रोज एक नई मुसीबत हमारे शहर पर आती है, मुसलमानों पे आती है। हमको तो आदत हो गई है, हमको आदत हो गई है। लेकिन 5 जिला, छोटे छोटे देहात, छोटे छोटे गांव, डरना नहीं है किसी से, मायूस होने की जरूरत नहीं। ये बीजेपी और आरएसएस हमारा कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, मैं बोल रहा हूं। फिरका परस्त हुकूमतें भी नहीं कर पाएगी। सिर्फ हमको कानून का सहारा लेकर चलना है। एक लीगल सेल मजबूत अगर हमने कर लिया तो हम हर लड़ाई इनसे कानून के दायरे के अंदर रहकर ये बीजेपी और आरएसएस से लड़ सकते हैं। मैं जिम्मेदारी से आपको ये बात बोल रहा हूं, हमको तजुर्बा है। और सब ये बीजेपी और आरएसएस की बात सब हिंदू भाई मान लेते, ऐसा नहीं है। अगर आज भी आप वोट परसेंटेज देखेंगे इस देश के अंदर पार्लियामेंट का, तो अपोजिशन को उनसे ज्यादा वोट मिली है। किसने दिया? अरे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने दिया। उनसे इत्तेफाक नहीं है, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं है, ना आरएसएस की, ना बीजेपी से, ना फिरका परस्त तंजीमों की। इस मुल्क के अंदर आज भी सेकुलर जहन रखने वालों की करोड़ों के अंदर तादाद और वो ज्यादा है। बस भाईचारा बनाओ अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बनाओ। छोटे छोटे प्रोग्राम लो, उनको अपनी खुशी के अंदर शामिल करो, हम उनकी खुशी के अंदर शामिल करो। ये बीजेपी और ये आरएसएस, बस इनके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी उस दिन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हमको ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जब जाकर हम लोग कामयाब होंगे। ये लड़ाई अब हमको लड़ना है। अभी आज की बात है, अभी मैं बाहर गया था, 5 मिनट के लिए मीडिया के साथियों ने पकड़ लिया, कुछ सवाल कर दिए, बोले कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही? मैंने कहा कि बुलडोजर की सियासत यूपी के अंदर शुरू हुई, नागपुर के अंदर आई, नासिक के अंदर आई,
वहां पर किसी का घर तोड़े, यहां पर दरगाह तोड़ दिए। मैंने कहा कि औरंगजेब की दरगाह भी तोड़ने की बात कर दे, उनकी कब्र। एक साथी ने कहा कि आपको कैसे लगते, औरंगजेब को आप कैसा मानते? मैंने कहा पवित्र मानते, नेक आदमी थे। मैं अंदर नहीं आया, मराठी चैनल के ऊपर हेडलाइन शुरू हो गई। आज दोबारा बोल रहा हूं कि जो बयान दिया बाहर, उसके ऊपर आज भी कायम हूं। डरने का क्या, जो है वो है। तो जो है वो है, डरने न सरकारों से डरने का। हम इस देश के अंदर रहते तो संविधान को मानते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। इसके अंदर कोई नहीं। देखो, हिंदुस्तान का झंडा सबसे ऊपर लगाया हमने, कितनी मोहब्बत करते कि नहीं? वो एक हिंदुस्तान का झंडा है। बताओ तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे लगा है क्या? आरएसएस के हेडक्वार्टर पे हिंदुस्तान का झंडा है क्या? नहीं है। तो हम सच्चे हमदर्द, सच्चा मोहब्बत करने वाले इस देश से कोई है तो मुसलमान है। तो किसी से डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप आवाज दो, हम आपके साथ लड़ने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए आज की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये तमाम ही साथियों ने इतनी नेक हमको मशवरे दिए। आप भूले ना, इनके नंबर ले लो, हमारे नंबर ले लो। हो सकता मैं बिजी इंसान हूं तो मेरे साथियों का लेकर जाओ, आपके पास जो दावत देने आए थे उनका लेकर जाइए। आप जाकर उनके नंबर वगैरह लीजिए, जब भी याद करेंगे हम लड़ेंगे, करेंगे। चाहे वक्फ बोर्ड ऑफिस चलना पड़े, ट्रिब्यूनल के अंदर चलना पड़े, या हम लोगों को महसूल कलेक्टर के पास चलना पड़े, या कॉरपोरेशन में चलना पड़े, गवर्नमेंट तक, हर लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई सियासत से हटकर एक कौम के लिए, मिल्लत के लिए लड़ना है और इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आप लोग आए, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब भी हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए आप लोगों को आवाज देंगे, आप लोग हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।